हाल एवरीवन, आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, हम आज बिहार स्टेट का जो 2023 में आपका पेपर 1 मैथ का सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था ना, उसका मैथ का सॉल्यूशन करने वाले हैं। मैं ऑलरेडी आपका एक पेपर पढ़ा चुका हूं, बिहार स्टेट का पेपर 1 2023 का शिफ्ट 1। और ये जो शिफ्ट 1 है, इसका वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप इस वीडियो को देखकर उस वीडियो को भी जरूर देख लेना। आपको पता है आपकी 27 सितंबर तक की बिहार स्टेट के आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, आपने फॉर्म भर दिया होगा। अब इट इज राइट टाइम कि अगर आप पेपर 1 मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार आप अपने सिलेबस का एनालिसिस करें। उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। और उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, उसके बाद अपने कंसेप्ट करिए ताकि टाइमली आपका एग्जाम हो और आप टाइमली अपना सिलेबस कर पाएं। अगर मैं आपको सिलेबस करने का तरीका बताऊं, आपको पता है आपका 100 नंबर का मैथ आता है और बहुत ज़्यादा इजी मैथ आता है। तो मैंने कोर्स बना रखा है मेरे ऐप मैथ्स विद राकेश छोकर पर। अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल में यूज़ करना चाहते हैं तो ऐप है, अगर आप लैपटॉप से जाना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट है mathswithrakeshchoker.com। तो इस ऐप और वेबसाइट पर एक मेरा कोर्स है एकलव्य बैच के नाम से, जिसमें आपका बिहार स्टेट पेपर 1 का भी सिलेबस है और बीपीएससी ट्राई 4.0 का भी सिलेबस है आपका। तो कहने का मतलब आप एक कोर्स लेंगे, दोनों चीजों की तैयारी हो जाएगी। और इस कोर्स में आपका 90% सिलेबस हो चुका है, सिर्फ 2 से 3 टॉपिक बचे हुए हैं। बाकी कंप्लीट सिलेबस आपको एक बार में ही मिलेगा। आप उसको पढ़कर आराम से अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं कैसा पढ़ाता हूँ एज ए डेमो, ये आज की वीडियो आप डिसाइड कर सकते हैं देखकर। अगर आप बिहार स्टेट में मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बेफिक्र होकर कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी मैंने काफी वीडियोस बना रखी हैं और आप कोर्स से भी जा सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, दोनों लैंग्वेज में बता दूंगा आपको। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, मुझे ऐसा लगता है इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। बस आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या बोल रहा है आपको। क्वेश्चन में दिया गया है कि HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपाउंड नंबर इज। आपसे पूछा है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी यौगिक, यौगिक बोले तो कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, उनका HCF बताओ। सबसे छोटी आपकी जो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, वो 2 है। और जो सबसे छोटा कंपाउंड नंबर है आपका, वो है 4। कंपाउंड गलत है, ये कंपोजिट होता है। ठीक है जी। आपका प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसे नंबर, आपकी अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन है ऐसा नंबर जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं, जिसके एग्जैक्ट 2 गुणनखंड होते हैं। तो सिर्फ 2 को भाग करने वाली 2 संख्या है, एक 1 है, एक ये खुद है। तो ऐसी सभी संख्याएं जिनको या तो एक भाग करता है या फिर वो अपने आप से भाग होती हैं, वो सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। उनमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। भाज्य संख्या या फिर कंपोजिट नंबर या यौगिक नंबर कौन सा होता है? ऐसा नंबर जिसके फैक्टर गुणनखंड 2 से ज्यादा हो। 4 को भाग करने वाली संख्याएं 1, 2 और 4 है। तो यहाँ पर इसके फैक्टर 3 है, तो ये कंपोजिट नंबर है। इन दोनों का HCF पूछा है आपसे, 2 और 4 का HCF पूछा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैथ्स मात वर्ते, ये क्या होता है? एक ऐसी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को भाग कर दे, वो आपका आंसर रहेगा। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को भाग कर दे, वो फिर 2 है और आपका आंसर आ गया है 2। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका गुणनफल एक प्रीमिय संख्या है? भाई आपके पास ये 3 ऑप्शन है, चौथा तो इनमें से कोई नहीं है। इनमें आपस में इन संख्याओं को गुणा करके देखिए, अगर जो संख्या आपकी प्रीमिय आती है वो आपका आंसर है। सबसे पहले आप ये समझें, प्रीमिय संख्या या फिर रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। P एंड Q शुड मस्ट बी इंटीजर, पूर्णांक होने चाहिए। आपके P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। Q 0 के बराबर नहीं होता है, वो आपका रैशनल नंबर होता है। आइए इनको हल करके देखते हैं। अगर मैं इसको हल करता हूं तो √6 आता है। √6 डिवाइड बाय 1 लिखता हूं तो क्या रैशनल नंबर है? आपका √6 पूर्णांक नहीं है। रूट के अंदर कोई वैल्यू, उसको पूर्णांक तो नहीं बोल सकते हम, तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। ऐसे ही इनको करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3√5। तो ये √5 जो है वो फिर आपका इरेशनल नंबर है। इनको अगर मैं हल करता हूं तो रूट वाली संख्याओं को अंदर मल्टीपल किया तो 81 आ गया है। इसका रूट करेंगे तो 9 आ गया है। अब 9/1 हम लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9/1, ये दोनों आपके इंटीजर हैं और नीचे वाला 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब यही एक रैशनल नंबर है।
बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा समझ होनी चाहिए मैथ की, आप इजीली क्वेश्चन लगा सकते हो। अगर मैं एकलव्य बैच की बताऊं आपको, तो मैंने उसमें दो वो बना रखी है, फोल्डर बना रखी है, एक अर्थमेटिक मैथ, एक एडवांस मैथ। जो एडवांस मैथ है वो आपका बिहार स्टेट में सिर्फ एडवांस मैथ ही आता है, बस आप उसको एक फोल्डर को पढ़ के कर सकते हो। दो प्रिमय संख्याओं का मैं से ए और लेस है ए बराबर है, आपके दो रैशनल नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ बराबर है, तो संख्याएं अवश्य ही होंगी। वो नंबर क्या होंगे, आप एक बात ध्यान रखेंगे, अगर आपका दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम बराबर है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब वो दोनों संख्याएं बराबर होंगी। तो आपका आंसर है वो दोनों संख्याएं समान होंगी, इक्वल होंगी। डेमो के लिए चेक कर लीजिए, मैंने दो संख्याएं ले ली 12 और 12। सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को भाग कर दे, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को भाग कर दे वो 12 ही है। ठीक है, फिर एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से भाग हो जाए, 12 12 से सबसे छोटी संख्या 12 ही भाग होगी। तो देखिए ये बराबर है, एलसीएम एचसीएफ बराबर है तो वो संख्याएं भी बराबर होगी। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। भाई ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे आए हुए हैं, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए हैं, बहुत सारे ऑनलाइन क्वेश्चन है, एक बार पढ़ के आप हल कर सकते हो। 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 6/15। एक बात आप ध्यान रखेंगे, जब भी आप किसी भी फ्रैक्शन का या किसी भी रैशनल नंबर को बोल लीजिए, किसी भी रैशनल नंबर का अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन करते हो तो सबसे पहले उसको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, उस भिन्न को, आपकी उस रैशनल नंबर को आप अपने सबसे छोटे रूप में लिखो। अगर ये आपस में किसी से डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड कर दो, 3 दूनी 6, 3 5 15। एक्चुअल में ये है, ये दोनों क्या है आपकी समतुल्य भिन्न, शायद ये आना चाहिए था, समतुल्य भिन्न। ठीक है, तो हमने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म लेनी है, वो है आपकी 2/5। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब अगर मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग करूं, अगर मैं अंश को हर से भाग करूं, तो मेरा दशमलव प्रसार क्या आएगा। आप हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर किसी रैशनल नंबर को, रैशनल नंबर बोले तो प्रिमय संख्या, अगर किसी परिमेय संख्या का आप डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो दो सिचुएशन हो सकती हैं। पहला तो वो टर्मिनेट हो जाएगी, टर्मिनेट का मतलब होता है शांत दशमलव। कहने का मतलब, शांत दशमलव का मतलब ये है, अगर मैं 2 को 5 से भाग करूंगा तो वो पूरा पूरा भाग हो जाएगा। आइए चेक करके बताता हूँ। 2 को अगर मैं 5 से भाग करता हूं तो टेबल नहीं जा रही है, उसके नाम का मैंने डेसिमल लगाया और 0 लगा लिया, तो 5 4 20। टर्मिनेट का मतलब होता है अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, डेसिमल के कितने भी अंकों के बाद, 2 अंक 3 अंक 4 अंक, अगर डेसिमल के बाद आपको हल करके पूरा 0 मिल जाता है तो इसी को बोलते हैं हम टर्मिनेट डेसिमल। तो इसका आंसर आ गया है आपका शांत दशमलव। ऐसा कब होगा, क्या हर बार भाग करके देखना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। अगर आपके हर में, डिनोमिनेटर में या तो 2 की पावर हो या 5 की पावर हो या फिर इन दोनों की पावर, अगर हर सिर्फ या तो 2 की पावर में है या 5 की पावर में है या दोनों की पावर में है, तो आपका डेसिमल टर्मिनेट हो जाएगा, शांत दशमलव होगा। अगर इसके सिवा कुछ भी है, 2 5 के सिवा कुछ भी है, तो क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अशांत दशमलव प्रसार। फिर क्या होगा, फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा लेकिन रिपीटिंग होगा, जहां से फिर हमारा बार का जन्म हुआ है। रिपीटिंग मतलब डेसिमल के बाद एक ही अंक रिपीट होने लग जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे फिर, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव प्रसार। डेमो के लिए, अगर ये होता 37/15, तो ये कैसा आपका डेसिमल एक्सपेंशन होता। मैंने देखा नीचे है आपका 3 और 5, 5 और 2 के सिवा 3 है, अगर कुछ भी है तो इसका मतलब ये अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है जी,
आई होप आपको समझ आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं। पाई बाय 2 कैसी संख्या है? पाई बाय 2 कैसी संख्या है? आप हमेशा ध्यान रखेंगे रियल नंबर को, वास्तविक संख्या को। मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, एक रैशनल नंबर जिसको प्रीमेय बोल रहा हूं, एक अप्रिमेय जिसको इरेशनल बोल रहा हूं। अप्रिमेय, ठीक है जी। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे जिस नंबर को आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू 0 के बराबर नहीं होगा, वो आपका रैशनल नंबर है, पहले बता चुका हूं। बस पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। इसका उल्टा यहां है, जिस नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जिस नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो इरेशनल नंबर है। इनका डेसिमल एक्सपेंशन, इसका डेसिमल एक्सपेंशन बता चुका हूं, या तो शांत दशमलव आएगा या तो शांत दशमलव आएगा। अब आप ये सोचेंगे कि मैं इतना कुछ क्यों लिख रहा हूँ। मैं सारी बातें इसलिए लिख रहा हूँ कि ये जो आपको सोल्ड पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। फिलहाल आप चुपचाप वीडियो देख लें, नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। या फिर अशांत दशमलव आएगा, उसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। भाई मैं ये कह रहा हूँ दशमलव अशांत तो आएगा लेकिन आवर्ती आएगी, रिपीट होने लग जाएगा। लेकिन अगर मैं इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन देखता हूँ तो क्या आता है? तो वो आता है अशांत, अशांत भी होगा वो और अनावर्ती होगा। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल आपका इरेशनल नंबर होता है। अब अगर मैं इसमें थोड़े आपको उदाहरण भी दे देता हूं, रूट में कोई भी ऐसी वैल्यू जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दूसरा, डेसिमल के बाद अंक आपके रिपीट नहीं हो रहे, अलग अलग आ रहे हैं। जैसे कि पाई है, पाई का अगर आप सॉल्यूशन करोगे तो 3.14 आगे अलग अलग अंक आते रहेंगे। ये हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। आपका इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव। तो अब इसमें पाई आ गया है आपका। पाई एक इरेशनल नंबर है। अगर आप किसी इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीपल, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट कुछ भी करेंगे, अगर एक आपकी इरेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं अप्रिमेय संख्या, अप्रिमेय संख्या को प्रिमेय संख्या से गुणा कर लीजिए, भाग कर लीजिए, डिवाइड कर, आपका ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीपल, डिवाइड कुछ भी कीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा अप्रिमेय संख्या ही आएगी, इरेशनल नंबर ही आएगा। इसको डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, पाई बाय 2 की फॉर्म में लिखा हुआ है, पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये वाला नंबर आपका इंटीजर नहीं है, तो इसलिए ये इरेशनल नंबर है। आगे दिया हुआ है 0.12112 ट्रिपल 12 4 बार 12, ये कैसा नंबर है? क्या ये डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो गया है? नहीं हो रहा है। क्या डेसिमल के बाद सेम अंक रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगर ये दोनों सिचुएशन नहीं है तो ये आपका अशांत अनावर्ती दशमलव है, जो आपका इरेशनल नंबर बोलते हैं जिसको। अब किसी के मन में ख्याल आ रहा होगा, सर एक और दो रिपीट तो हो रहे हैं, ऐसे रिपीट नहीं माने जाएंगे, या तो ऐसे रिपीटेशन, एक ही डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, या फिर ऐसे 2 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, या फिर 3 नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन वो रिपीटेशन लगातार होना चाहिए। ऐसे नहीं पहले 1 कई बार आ गया फिर 2 कई बार आ गया, इसको रिपीटेशन नहीं मानेंगे। अब आपने एक बात नोट की, यहाँ पर जो आपका बिहार स्टेट का पेपर आता है वो बिल्कुल इजी एनसीईआरटी बेस्ड आता है, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, फिर क्वेश्चन तो आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। निम्नलिखित में से विजातीय बताइए, ओड बताना है। ओड बोले तो अलग कौन सा है इसमें से? ये आपको चारों संख्याओं को कैटेगराइज करना है रैशनल और इरेशनल में, बस सिर्फ इतना है। ये आपका एक रैशनल नंबर है, एक प्रिमेय संख्या है, क्यों है भाई? पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखी हुई है, दोनों इंटीजर है। ये भी आपका एक रैशनल नंबर है, ये भी आपका एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये आपका एक इरेशनल नंबर है, ये अलग है।
क्योंकि रूट में वैल्यू है और ये रूट से बाहर नहीं आएगी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है रूट के अंदर, तो आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। पाई किस प्रकार का नंबर है, ऑलरेडी बता चुका हूं, ये एक इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। आइए आगे चलते हैं। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। आपको टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का आपसे एचसीएफ पूछा है। कोई भी लगातार दो आप सम संख्याएं लिखेंगे, अगर आप कोई भी लगातार दो सम संख्याएं लिखेंगे तो हमेशा वो 2 से डिवाइड होंगी। कोई भी लिख लीजिए, देखिए मैंने 4 और 6 लिखा, मैंने 12 14 लिखा, मैंने 102 104 लिखा, रैंडम मैंने कुछ उदाहरण लिए। आप देखो ये दोनों भी 2 से डिवाइड होते हैं, और किसी से नहीं होते, सिर्फ 2 से ही डिवाइड होते हैं। ये भी 2 से डिवाइड होते हैं, ये भी 2 से डिवाइड होते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि दो लगातार सम संख्याएं हमेशा 2 से भाग होती हैं, तो इनका उनका एचसीएफ 2 रहेगा। आप बोलोगे सर ये दूसरा तरीका बताओ, इसको एक्सप्लेन करो, इसको प्रूफ करो। प्रूफ करने का तरीका ये होगा, आपकी जो जनरल फॉर्म होती है ना, इवन नंबर की जो जनरल फॉर्म होती है वो है 2n। 2n आपकी जनरल फॉर्म होती है किसी भी इवन नंबर की। तो एक इवन नंबर अगर 2n है तो दूसरा इवन नंबर क्या होगा, दूसरा इवन नंबर होगा n+1 मल्टीपल 2। ये पहला इवन नंबर है, ये कॉन्जिक्यूटिव दूसरा इवन नंबर है। इन दोनों में कॉमन क्या है कि ये किस नंबर से डिवाइड होंगे, दोनों में दोनों का फैक्टर मुझे 2 नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये बड़ी से बड़ी संख्या 2 से ही भाग होंगे बस। अच्छा इसमें एक चीज और बताना चाहता था, अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, दो लगातार प्राकृत संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। अगर आप कोई भी दो लगातार संख्याएं लिखते हैं लाइक n और n+1, इनमें कॉमन कुछ नहीं होता, एक ही होता है बस। दो लगातार संख्याएं सिर्फ एक से ही भाग होती है, अगर लगातार संख्याएं एक से भाग हो रही हैं तो उनका एचसीएफ 1 रहेगा। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, उनका एचसीएफ आया था। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है आपकी वो 2 है, और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। इन दोनों का प्रोडक्ट 8 है, इन दोनों का गुणनफल। ये लीजिए भाई, क्वेश्चन इतने इजी आ रहे हैं कि बस मैं आपको स्लाइड ऑन करता हूँ, आंसर आ जाता है, फिर आगे चलते हैं। चलिए अच्छा, इसमें एक तो चीज और बताना चाह रहा था मैं आपको, प्राइम नंबर के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो क्यों ना प्राइम नंबर को थोड़ा सा डिटेल से समझा जाए। प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं, और वो 2 फैक्टर भी क्या होते हैं, एक फैक्टर तो होता है आपका एक वो संख्या इटसेल्फ, एक तो वो 1 से भाग होती है और एक अपने आप से भाग होती है। ठीक है, अब आपकी 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25 होते हैं। 1 से 50 तक कितने होते हैं, 15 होते हैं। अगर इनके बीच में आपसे पूछ लिया जाए तो एक नंबर याद रख सकते हैं आप, 44 22 322 321। इनके ऊपर लिख लीजिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। अगर ये सारे नीचे वाले नंबर जोड़ोगे तो 25 आएगा। अगर आपसे कोई 10 तक पूछता है तो 4 संख्याएं हैं बच्चे, 20 तक पूछता है तो 4 और 4 8 है, 50 तक पूछता है तो 15 है, आपकी 51 से लेकर 80 तक पूछता है तो 7 है। आप कोई भी अभाज्य संख्याओं की आपसे संख्या पूछी जाए, इससे आप निकाल सकते हो। अगर मैं प्राइम नंबर का आपसे जनरल फॉर्म बताऊं, प्राइम नंबर को आप कैसे लिख सकते हैं, तो 6n+-1, 6n+-1, कोई भी प्राइम नंबर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वो 3 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 3। 3 से बड़ा कोई भी नंबर है उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आइए चेक कर लेते हैं एक बार। जैसे कि इससे बड़ा नंबर है मेरा 5, 5 को मैं लिख सकता हूं 6 गुणा 1 माइनस 1। इससे आगे है 7, 7 को मैं लिख सकता हूं 6 गुणा 1 प्लस 1।
इससे आगे है फिर 11, 11 को मैं लिख सकता हूँ 6 गुणा 2 माइनस 1। उसके बाद आता है 13, 13 को लिख सकता हूँ 6 गुणा 2 प्लस 1। उसके बाद आता है 17, 17 को लिख सकता हूँ 6 गुणा 3 माइनस 1। इसके आगे आता है आपका 23, 23 को लिख सकता हूँ 6 गुणा 4 बटे में 2, सॉरी 6 गुणा 4 माइनस 1। आप कोई भी प्राइम नंबर लीजिए, उस प्राइम नंबर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो सारी संख्याएं इस फॉर्म में लिखी जाएंगी वो अभाज्य हैं, ऐसा कतई सत्य नहीं है। आप सभी अभाज्य संख्याओं को इस रूप में लिख सकते हैं, लेकिन सभी संख्याएं जो इस रूप में लिखी जाएंगी वो सभी अभाज्य नहीं होंगी। एग्जाम्पल के लिए 35 को आपने लिख दिया 6 मल्टीपल 5, 6 मल्टीपल 6 प्लस 1, आपने इस फॉर्म में लिख दिया, लेकिन यह अभाज्य संख्या नहीं है। ध्यान रखेंगे, अभाज्य संख्याओं को इस रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो सारी संख्या इस रूप में लिखी जाएंगी वो अभाज्य नहीं है, इसको बोलते हैं वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। कंपोजिट नंबर के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर जो हैं वो 2 से ज्यादा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाज्य ए भाजक बी के लिए a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में शेषफल r के लिए कौन सा संबंध सही है? ये हम 10th क्लास में पढ़ते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये यूक्लिड लेमा से प्रूफ होता है, इसके लिए मैं इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोलते हैं। क्या करते हैं हम, देखिए, एक संख्या है उसको b से भाग किया जाता है, a आपका डिविडेंड है, उसको डिवाइजर b से डिवाइड किया जाता है, a भाज्य है, b से भाग किया जाता है, तो क्या होगा, किसी नंबर पर टेबल चलेगी आपकी और कुछ ना कुछ आपका रिमाइंडर होगा। डिवाइड ऐसे ही होता है, अगर आप a को b से भाग करते हो तो किसी ना किसी पर टेबल चलेगी जिसको हम कोएफिशिएंट या भागफल बोलते हैं, कुछ ना कुछ नीचे बचेगा, या जीरो बचेगा या जीरो से कुछ बड़ा बचेगा, वो आपका रिमाइंडर है। अगर मुझे a निकालना है तो कैसे निकालते हैं, छोटे होते हम क्वेश्चन की जांच पड़ताल करते थे, इनको आपस में मल्टीपल करते थे, इसको ऐड करते थे, a निकलता था b मल्टीपल क्यू प्लस आर, b मल्टीपल क्यू प्लस आर। अब b और r के बारे में मैं क्या बता सकता हूँ, एक बात आप हमेशा ही ध्यान रखेंगे कि जो आपका रिमाइंडर है, शेष जो है, वो या तो जीरो आ सकता है या जीरो से कुछ बड़ा, इसके सिवा तो कुछ हो नहीं सकता। जो ये नीचे शेष आएगा या तो जीरो आ सकता है या फिर जीरो से कुछ बड़ा आ सकता है। अब ये जीरो से कितना बड़ा आ सकता है, जीरो से कितने बड़े तक आ सकता है, आपको पता है आर कभी भी बी के बराबर नहीं हो सकता। फर्ज करो यहां पर भी 4 है और यहां पर भी 4 आ जाएगी, तो फिर क्या हुआ, फिर तो टेबल ही चल जाएगी। रिमाइंडर जो होता है हमेशा डिवाइडर से जो डिवाइजर है उससे छोटा होता है, भाजक से हमेशा छोटा होता है, ये आपका भाजक से हमेशा छोटा होता है, तो आर जो है हमेशा आपके बी से छोटा होगा, तो आर और बी के बीच ये कनेक्शन होता है। रिमाइंडर जो है वो जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होता है, और हमेशा आर जो है वो बी से छोटा होता है, भाजक से छोटा होता है, तो इनके बीच ये रिलेशन होता है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन बताना है इनका, डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। पहले तो जो मेरा डिनोमिनेटर है वो 2 की और 5 की पावर में ही है, अगर ये 2 और 5 की पावर में है तो मुझे पता है इसको हम शांत दशमलव बोलेंगे, ये मेरा शांत दशमलव प्रसार रहेगा। क्यों रहेगा उसके पीछे कारण दे चुका। अब इसका डेसिमल लगाने का तरीका क्या होता है, आपने डिनोमिनेटर में है ना, इनकी पावर को बराबर करना है। अब इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 3 है, बराबर कैसे करूं, मैंने 2 1 अलग से ले लिया, मैंने क्या किया, 2 की पावर 2 अलग ले ली और 2 की पावर 1 अलग, अब ये बराबर हो गए। अब आप क्या करो, इस 2 से इसको काट दो, ऊपर बच गया है 2 की पावर 2 मतलब 4, ऊपर 2 की पावर 3 था, एक 2 से काट दिया तो ऊपर 2 की पावर 2 4 होता है, ये आपस में मल्टीपल हो गए, क्या देंगे, हमने एक्सपोनेंशियल जिनको हम बोलते हैं आपके घात के नियम वो हमने पढ़ रखे हैं, वो क्या कहते हैं, अगर
पावर सेम है तो बेस को एक बार मल्टीपल करके लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 4 डिवाइड बाई 10 रेज टू द पावर 2। और नीचे जितने 10 में जितनी भी जीरो होती हैं, एक के साथ जितने भी जीरो लगी होती हैं ऊपर उतने डेसिमल लगा देते हैं हम। तो ये आपका आंसर आ गया। ये लीजिए। तो क्या हर बार ऐसा करने की जरूरत है? नहीं, करने की जरूरत नहीं है। आपने इनकी पावर सेम बढ़ानी है। इनकी पावर सेम बढ़ाने के बाद बस ये बात ध्यान रखनी है, जितनी इनकी पावर है उतने के बाद डेसिमल लगेगा। इनकी पावर 2 थी तो 2 के बाद डेसिमल लगेगा। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। 5.2333 ये कैसा नंबर है? मैंने देखा डेसिमल के बाद एक अंक रिपीट होता जा रहा है। जब ये रिपीट होगा तब ये आगे डैश डैश लगा देते हैं इस तरीके से। इसका मतलब ये है कि इसमें एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। अगर एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोल लेंगे। इसको हम बोल लेंगे अशांत आवर्ती। भाई अशांत तो है लेकिन एक ही अंक या फिर एक अंकों का, दो अंकों का जोड़ा रिपीट हो रहा है, जिसको हम अशांत या आवर्ती दशमलव प्रसार बोलते हैं। और मैंने बताया था जो आपका परिमेय संख्या है, जो आपकी परिमेय संख्या है उसी का डेसिमल टर्म, जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो या तो शांत दशमलव होता है या फिर अशांत तो होता है लेकिन रिपीटिंग होता है, आवर्ती वाला होता है। तो अगर ये है तो आपकी परिमेय संख्या होगी। ये लीजिए। ठीक है, इसका मतलब मैंने जो बेसिक चीज आपको, ये रियल नंबर वाला टॉपिक है आपका पहला, आपने रियल नंबर में पढ़ी, बस वही चीजें रिपीट होती जा रही हैं। ये अच्छा, एक चीज और बताऊं, जो आपका एकलव्य, सॉरी, जो आपका बिहार स्टेट का पेपर है वो बहुत सिस्टमेटिकली बना रखा है। पहले आपका सिलेबस में पहले रियल नंबर टॉपिक है आपका, अभी तक ये 14वें क्वेश्चन में आ गए हम। 13 क्वेश्चन जो थे वो रियल नंबर में से। अब आपका दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया है पोलिनोमियल। अब आगे कम से कम 10-12 क्वेश्चन पोलिनोमियल से है। आइए इसको देखते हैं एक बार। यदि अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल दिस, इस बहुपद के आपके रूट्स हैं, मूल है। जो आपका बहुपद है ये, इसके दो मूल हैं, एक ए है और एक बी है। आपसे पूछा गया है 1 डिवाइड बाई अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाई बीटा का मान क्या होगा। ये आपका द्विघात बहुपद है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपका द्विघात बहुपद है। ऐसा पोलिनोमियल जिसके वेरिएबल की डिग्री 2 है, ऐसा बहुपद जिसके चर की सबसे बड़ी घात 2 है, उसको हम द्विघात बहुपद बोलते हैं। जो आपका द्विघात बहुपद है उसको मैं एक रूप में और लिख सकता हूं, वो होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में एल्फा इंटू बीटा। किसी भी द्विघात बहुपद को मैं ऐसे लिख सकता हूं, किसी भी आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को इस रूप में लिखा जा सकता है। बस कंपैरिजन कर लीजिए। अब यहां पर है आपका एक है, यहां पर भी एक है। ये वैल्यू आ गई है आपकी एक्स के कोफिशिएंट की, ये एक्स का कोफिशिएंट है, यहाँ भी एक्स का कोफिशिएंट, ऊपर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक है। तो मैं बोलूंगा माइनस एल्फा प्लस बीटा जो है वो एक के बराबर आ गया है। मैंने बस कंपैरिजन किया, यहाँ तो कुछ नहीं है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर ये है, यहाँ पर एक है, तो ये इसके बराबर होगा। आपका एल्फा इंटू बीटा एक के बराबर होगा, एल्फा इंटू बीटा एक के बराबर। ठीक है, अब ये द्विघात समीकरण मैंने पूरी डिटेल से यूट्यूब पर भी पढ़ा रखा है, वहां पर ये प्रूफ भी करके बता रखा है ये कैसे आया है। अब आपसे पूछा गया था 1 डिवाइड बाई एल्फा प्लस 1 डिवाइड बाई बीटा, मैंने एलसीएम लिया, एल्फा इंटू बीटा आ गया, ऊपर एल्फा प्लस बीटा आ गया। एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये माइनस उधर चला जाएगा, तो एल्फा प्लस बीटा जो है वो मेरा -1 आ जाएगा। तो ये ऊपर वाला -1 आ गया है और नीचे वाला 1 आ गया है। बस डिवाइड में 1 लिखने की क्या जरूरत है, -1 आपका आंसर आ गया है और ये आपका आंसर है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। बहुपद 9x की पावर 2 माइनस 4 के शून्यक निम्नलिखित में से कौन से हैं। आपके इस पॉलिनोमियल के जीरोज पूछा है। जीरोज क्या होते हैं, जीरोज होते हैं x के ऐसे मान, x की ऐसी वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल के मान को जीरो करते हैं।
एक्स की ऐसी वैल्यू, एक्स की ऐसी वैल्यू जो इस पोलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दे। उसका तरीका क्या रहेगा, इसको जीरो के बराबर कर दो, जीरो के बराबर कर दिया। अब मुझे यहाँ पर एक फॉर्म नजर आ रही है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यहां पर मुझे एक फॉर्म नजर आ रही है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। तो मैंने क्या किया, इसको लिख दिया 3x की 2 माइनस 2 की पावर 2, क्या ही फर्क पड़ेगा, ये फॉर्म आ गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर। एक बार इनको जोड़ के लिखेंगे, एक बार इनको घटाकर, बराबर जीरो। अब क्या होगा, अगर इनका मल्टीपल जीरो के बराबर है तो इसका मतलब या तो ये जीरो के बराबर होगा या फिर ये जीरो के बराबर होगा। दोनों से x का मान निकाल लीजिए, यहां से x का मान -2/3, यहां से x का मान 2/3, ये आ गए आपके। इसके जो दो जीरोज आए हैं, दो शून्यक आए हैं, ये आ गए, ये आपका आंसर है। ठीक है जी, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, कुछ खास बताने वाली बात है ही नहीं। दिस पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल के आपके जो शून्यक हैं उनका योग निकालना है, जो आपके इसके जीरोज हैं उसका सम निकालना है। पहले तो ये द्विघात आपका द्विघात बहुपद है, अभी बताया मैंने 1 मिनट पहले, ये आपका एक द्विघात बहुपद है। अगर ये आपका एक द्विघात बहुपद है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, उससे इन तीनों को डिवाइड कर दो। तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर -5/3 एक्स -2/3। हमेशा ध्यान रखना है एक्स का कोफिशिएंट को 1 रखना है। अब मैं क्या करूंगा, अभी मैंने बताया किसी भी द्विघात बहुपद को, किसी भी आपके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को इस रूप में लिखा जा सकता है। अभी बताया 1 मिनट पहले, किसी भी द्विघात बहुपद को इस रूप में लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, इसको ऐसे बोलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस रूट्स का सम इंटू एक्स प्लस में रूट्स का प्रोडक्ट। बस सब कंपैरिजन कर लीजिए, माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5/3 आ गई है कंपैरिजन, और आपकी एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2/3 आ गई है। यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है, एल्फा प्लस बीटा जो है वो आपका 5/3 आ गया है, और ये तो एज इट इज आ गया है। आपसे पूछा गया था कि जीरोज का सम बताओ, जीरोज का सम आ गया है 5/3। अब मैं एक चीज बोल रहा हूं, जीरोज और एक मैं बोल रहा हूं रूट्स, क्या फर्क है इसमें। रूट्स को हिंदी में मूल बोलते हैं, जीरोज को हिंदी में शून्य बोलते हैं। जीरोज पोलिनोमियल के होते हैं, बहुपद के होते हैं। आपके मूल किसके होते हैं, इक्वेशन के होते हैं। वो इक्वेशन कैसी भी हो सकती है, मैंने कुछ और लिख दिया, इक्वेशन समीकरण। काम दोनों का सेम है। जीरोज क्या होते हैं, एक्स की वो वैल्यू जो उस पूरे पोलिनोमियल का मान जीरो करते हैं। रूट्स क्या होते हैं, रूट्स उस इक्वेशन को अगर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर दे, दोनों का मतलब एक ही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया गया है समीकरण एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 का हल समुच्चय है, जिसको सेट बोलते हैं। ठीक है जी, आपको ये बताना है इसका अगर मैं हल करूं, इसका हल, इसके कितने हल हो सकते हैं, कहने का मतलब एक्स के कितने मान संभव हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ऐसे एक्स के कितने मान संभव है। उसका तरीका ये होता है, आप कभी भी दोनों तरफ रूट करके मत निकालना, वो गलत होता है। हम बस सॉल्यूशन करने के लिए कर लेते हैं। 4 को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर -4 = 0,
ठीक है जी। अब ये वही फॉर्म बन गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इनको एक बार प्लस में लिखूंगा, एक बार माइनस में लिखूंगा, दोनों को जीरो के बराबर करूंगा। यहाँ से x का मान -2 आ जाएगा, यहाँ से x का मान 2 आ जाएगा। तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ से x के दो मान संभव है, करली ब्रैकेट लगाई, -2 और 2। ये लीजिए, वो ये कह रहा है कि समीकरण x² 4 का हल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। मैंने सेट बनाना है, जो इसके हल होंगे, जो इसके सॉल्यूशन होंगे, उन सभी का एक सेट बनाना है। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन कैसे निकाल लूं, x² 4 है, x² 4 है, 4 को उधर लेके गया। मैंने ऐसा क्यों किया, पहले आप ये बताइए। मैंने ऐसा इसलिए किया, मुझे पता है ये है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। एक लिखा हुआ है ऐसे, अरे मिट जा भाई, एक लिखा हुआ है ऐसे और एक लिखा हुआ है ऐसे। इन दोनों में क्या फर्क है। कई बार आप इसके इक्वल जीरो खुद ही मान लेते हो, ऐसा नहीं होता। अगर ये जीरो के बराबर नहीं है तो ये एक पोलिनोमियल, एक बहुपद है। दूसरे कलर से लिख दूं, अगर ये जीरो के बराबर नहीं है तो ये एक पोलिनोमियल है, ये द्विघात बहुपद है। अगर ये इसको जीरो के इक्वेट कर देते हैं या फिर किसी दूसरे बहुपद के साथ इक्वेट कर देते हैं तो ये इक्वेशन हो जाती है, जिसको हम समीकरण बोलते हैं। अब वो पावर पे डिपेंड करेगा ये कौन सा समीकरण है। ये फिलहाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये द्विघात बहुपद है। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, ये एक आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट आएंगे और वो दो रूट मैंने इस तरीके से निकाले और वो रूट से इसके सॉल्यूशन होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। यहां पर एक बहुत जरूरी बात सीखने की है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसको हिंदी में बीज गणितीय व्यंजक बोलते हैं, बीज गणितीय व्यंजक। ये क्या होते हैं, आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ये लीजिए, आपके कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। चर और अचर के, चर और अचर के संयोग को, चर और अचर के संयोग को हम गणितीय बीज गणितीय व्यंजक बोलते हैं। अब ये कैसे लिखे जा सकते हैं, ये ऐसे लिखे जा सकते हैं। ये सभी क्या है आपके, ये बीज गणितीय व्यंजक हैं, आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इनका एक आगे एक अगली ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं स्पेशल टाइप के आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पहले ये तीनों आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें एक्स वाई जेड जो होते हैं वो आपके वेरिएबल होते हैं, आपके चर होते हैं। जो कॉन्स्टेंट होते हैं, जो गिनती होती है 2 3 4, उसको हम कॉन्स्टेंट या अचर बोलते हैं। अब इन दोनों तीनों में से पोलिनोमियल कौन सा है। अब मैंने 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हैं, 3 बीजगणितीय व्यंजक लिखे हैं, इनमें से आपका पोलिनोमियल कौन सा है। पोलिनोमियल जो हमारा बहुपद होता है,
बहुपद वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर जो होती है चर की पावर जो होती है वो होल नंबर होती है हमेशा, पूर्ण संख्या। आपका जो वेरिएबल है ना उसकी पावर हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जीरो से लेकर 0 1 2 3 ये होनी चाहिए बस। अब पहले मैंने इसको देखा, यहाँ पर x वेरिएबल है, यहाँ पर x की पावर 2 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर x की पावर 1/2 है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर आपकी होल नंबर में नहीं है, तो ये हमारा पोलिनोमियल नहीं है। फिर मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर देखा मैंने, यहाँ पर y की पावर 2 है, यहाँ पर y की पावर 1 है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर होल नंबर में है, तो ये हमारा पोलिनोमियल है। अब इसको देखते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको सही अगर रूप में लिखें तो एक्चुअल में ये है x की पावर 5 प्लस में इसको हम लिखेंगे x की पावर -5। अगर ये x की पावर ऊपर जाएगी हमें लेके जानी पड़ेगी, नीचे नहीं रख सकते हम। आपको x की पावर 5 और इसको लिख सकते हैं x की पावर -5 प्लस 2। आपने यहाँ पर देखा वेरिएबल की पावर नेगेटिव है, वेरिएबल की पावर होल नंबर में होनी चाहिए थी, ये भी हमारा पोलिनोमियल नहीं है। हमारे बहुपद की में जो वेरिएबल की पावर है वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। अब वही चीज इसमें चेक करो एक बार इस क्वेश्चन में। आपने बताना है इनमें से कौन सा पोलिनोमियल नहीं है, कौन सा बहुपद नहीं है जिस आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, जिस बीजगणितीय व्यंजक में वेरिएबल की पावर, आपके चर की पावर आपकी नेगेटिव है या फ्रैक्शन में है, वो हमारा बहुपद नहीं हो सकता। देखिए इसमें चर की पावर होल नंबर में है, ये भी होल नंबर में है, ये तो हमारा बहुपद है। यहाँ पर भी चर की पावर होल नंबर में है, यहाँ भी होल नंबर में है, ये भी हमारा बहुपद है। लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि इसकी वैल्यू है x प्लस एक्स की पावर -1। यहाँ पर वेरिएबल की पावर नेगेटिव है, होल नंबर में नहीं है, इसलिए ये हमारा बहुपद नहीं हो सकता, ये हमारा पोलिनोमियल नहीं हो सकता। यदि बहुपद x की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 -7x -7 के दो शून्यक जो हैं वो √7 व -√7 है, तो तीसरा शून्यक क्या होगा? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपका एक पोलिनोमियल दे रखा है जिसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल बोल सकते हैं। इसकी डिग्री के आधार पर हम पोलिनोमियल्स को दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। हम बहुपद को दो तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं, एक उसके वेरिएबल की पावर के आधार पर, एक उसके जो आपका चर है उसकी घात के आधार पर, दूसरा उसकी टर्म्स के आधार पर, उसके पदों के आधार पर। अब यहाँ पर अगर मैं उसकी पावर के आधार पर करूं, अगर वेरिएबल की पावर 1 होती है, 1 से बड़ी नहीं होती, अगर यहाँ पर x की पावर 1 ही होती, इतना होता ये, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल, जिसको रेखिक बहुपद बोलते हैं। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द्विघात बहुपद। अगर पावर 3 है उसको हम त्रिघात बहुपद या फिर क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। अगर आपसे ये पूछा जाए इसके शून्यक कितने होंगे, इसके जीरोज कितने होंगे, इसके जीरोज उतने ही होंगे जितनी इसकी डिग्री है। इसके जीरोज मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। उन 3 में से 2 दे दिए आपको, तो आपको पूछा है कि तीसरा बताओ, तीसरा क्या होगा। देखिए एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, कंठस्थ रखेंगे, याद कर लीजिए, जो आपका कोई भी पोलिनोमियल होता है ना उसके जो जीरोज होते हैं, शून्यक होते हैं, वो x के वो मान होते हैं जिसको अगर आप इस पोलिनोमियल में रखेंगे तो इसके पूरे की वैल्यू को 0 कर देगा। अब आप डायरेक्ट ऑप्शन में से x के वो मान इसमें रख सकते हो, एक बार x को 1 रख के देखो, अगर ये 0 हो जाता है तो उसका शून्य हो जाएगा। आप 3 रख के देखो, अगर वो इसको 0 कर देगा तो आपका वो शून्य हो जाएगा। लेकिन ऐसे पूरा डायरेक्टली आंख बंद करके सारे ऑप्शन चेक करने की भी जरूरत नहीं है। आगे फर्दर एक चीज और ध्यान रखनी है आपने, कॉन्स्टेंट पार्ट को पकड़ लो। कॉन्स्टेंट पार्ट क्या है? कॉन्स्टेंट पार्ट है आपका 7। 7 के फैक्टर कर लो, क्या क्या हो सकते हैं। जो 7 को भाग करते हैं वो 7 के फैक्टर है। 7 को भाग कर सकता है 1 या फिर 7, माइनस वाले भी लिखने पड़ेंगे, -1 और -7। आप ध्यान देंगे जो इसके फैक्टर होंगे यही हो सकते हैं, जो आपके सामने 7 के फैक्टर यही हो सकते हैं और यही इसके शून्यक भी मिलेंगे। इनमें से ही, इन चारों में से ही
इसके शून्य होंगे। आपको हो गई सर ये तो यहाँ तो √7 और -√7 है, अरे वो 7 का फैक्टर है भाई, 7 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। तो अब आपके ऑलरेडी √7 और -√7 तो आ गए, अब क्या बच गया, ये बच गए हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं। इनमें से ऑप्शन में कौन से मैच कर रहे हैं, इनमें से ऑप्शन में मैच कर रहा है 1 और -1, इनमें से एक आंसर है, या तो 1 है या -1। आइए पहले पहले 1 को चेक करते हैं। मैंने x की जगह 1 रख दिया, रखिए इसमें x की जगह 1, 1 का क्यूब किया 1, 1 का क्यूब किया 1, -7 -7, ये आपका माइनस का 12 आ गया। इसका मतलब ये हमारा जीरोस नहीं हो सकता क्योंकि इसने इसकी वैल्यू को 0 नहीं किया। फिर मैंने -1 ले लिया, x की वैल्यू -1 ली, तो -1 की पावर 3 -1, -1 की पावर 2 प्लस का 1, -1 और माइनस का 7 प्लस का 7, फिर माइनस का 7, ये लो जी ये 0 हो गया। x को जब मैंने -1 रखा तो इसका पूरे का मान 0 हो गया है, यही हमारा शून्यक है और ये मेरा आंसर है। इसका जीरोस है आपका -1। चलिए जी आगे चलते हैं। यदि बहुपद fx इक्वल टू k² प्लस 4 इंटू x² प्लस 13k प्लस 4k का मूल एक दूसरे का व्युत्क्रम है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में पढ़ते हैं एक बार। वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक पोलिनोमियल है, उसके जो दो रूट्स आएंगे वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। इफ द पोलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल टू द अदर रूट, गलत लिखा हुआ है इंग्लिश में, वो ऐसा बोल रहा है कि इस पोलिनोमियल्स के जो रूट हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का अर्थ ये है अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/α है, इसके दो रूट है और एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, उल्टे हैं, तो आपसे पूछा है कि k की वैल्यू बताओ क्या है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे जो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है इस फॉर्म में होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर आपके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के रूट्स जो हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब a और c बराबर होंगे। अगर a और c बराबर होंगे ऐसा तभी पॉसिबल है। अब आपको होगे सर क्यों, आइए याद दिलाते हैं कुछ आपको। मैंने ये बताया था कि आप सबसे पहले a से इसको भाग कर दीजिए, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, a से भाग कर दिया मैंने इसको, ठीक है। अब मुझे पता है मैं यहां पर इसको इस आपके द्विघात बहुपद को ऐसे भी लिख सकता हूं, बताया था मैंने ये बात आपको कि द्विघात बहुपद को हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मैं कहूंगा -α प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो मेरी b/a है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपकी c/a है। और मैंने बताया कि इसके रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। मैंने अगर अल्फा को a मान लिया तो 1/α, a नहीं मानते भाई, k मान लिया मैंने। अगर अल्फा k है तो 1/α, बीटा क्या हो जाएगा, बीटा 1/k हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपको ये पहले ही बता रखा है कि इसके रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो इसका मतलब अल्फा अगर k है तो बीटा 1/k हो जाएगा। आइए उनकी भी वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। मैंने देखा यहां पर ये माइनस उधर भेज दो, यहां पर देखिए अल्फा की वैल्यू है k, बीटा की वैल्यू है 1/k, बराबर है a/c। ये k से k कैंसिल हो गया, a/c जो है वो 1 के बराबर आ गया है, अर्थात a बराबर c आ गया। तो मुझे पता चला है कि अगर द्विघात बहुपद में जो उसके दोनों रूट्स हैं एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं, रेसिप्रोकल हैं, तो वहां पर a और c बराबर होंगे। अगर a और c बराबर होंगे तो इसमें भी यही रहेगा सही, ये a है और ये c है, दोनों बराबर होंगे। आइए इसको ऊपर लिख के बता देता हूँ। ये हमारा द्विघात बहुपद है, इसके नीचे इसको लिख लीजिए। अब कंपैरिजन कीजिए, a क्या है, a की वैल्यू है k² प्लस 4, c की वैल्यू क्या है 4k। अब यहां से k का मान निकालना है, इसको इधर ले आएंगे,
के स्क्वायर माइनस 4k प्लस का 4 बराबर 0। ये आपका एक द्विघात समीकरण आ गया है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, जिसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिनको जोड़ूं 4 आ जाए, जिनको जोड़ूं -4 आ जाए, और गुणा करूं +4 आ जाए। ऐसे नंबर है -2 और -2। अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो -4 आ जाएगा, इन दोनों को गुणा करूंगा तो 4 आ जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना, के साथ इन दोनों को लिखो, k-2 बराबर 0। दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो k का मान 2 आ जाएगा आपका। ये आपका आंसर है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। यदि दो चर वाले, वर नहीं है ये चर है, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म संगत हो तो दोनों समीकरणों द्वारा प्रस्तुत रेखाएं होंगी। ये कुछ क्वेश्चन आएंगे, इनके बारे में एक चीज बता देता हूं, फिर उससे सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। आइए देखिए, जो आपके दो चर वाले रेखिक समीकरण होते हैं जिसको हम बोलते हैं पे, आपको उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम, अब जब हिंदी में बोलते हैं तो इंग्लिश वाला एक अचानक भूल जाते हैं, अंदर दिमाग में मिक्स हो जाती है चीजें। उसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। टू वेरिएबल होगा ना ये, हाँ, टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। हिंदी में बोलते हैं इसको दो चर वाले रेखिक समीकरण। ये चैप्टर का नाम है, दो चर वाले रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण का युग्म। युग्म मतलब जोड़ा। अब ये क्या है एक्चुअली में, सबसे पहले तो रेखिक समीकरण क्या होता है। रेखिक समीकरण जिसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कहां से आया है, इसको हिंदी में बोलते हैं रेखिक समीकरण। ये कहां से आया है, रेखिक बहुपद से आया है। रेखिक बहुपद कौन से होते हैं, ऐसे बहुपद जिसमें वेरिएबल की पावर 1 है, जो इस फॉर्म में होते हैं। ये आपकी रेखिक समीकरण की जर्नल फॉर्म है। जब आप इसको ग्राफ में बनाते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं सरल रेखा। अब देखो, इसका नाम है रेखिक समीकरण, मतलब रेखा का समीकरण। जब इस समीकरण को, जब इस इक्वेशन को हम ग्राफ में दिखाएंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब यहां पर वो क्या बोल रहा है कि मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब दो लीनियर इक्वेशन, और उसमें दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल नहीं है, दो वेरिएबल है। तो दो वेरिएबल ऐसे लिखे जाएंगे, ये लीजिए, ऐसी है आपकी एक इक्वेशन। अगर दो इक्वेशन है तो दो लाइनें बनेगी उनकी। अब वो दो लाइनें कैसी कैसी बनेगी, देखिए। पहला क्या हो सकता है, पहले तो आप वो दोनों लीनियर इक्वेशन के दोनों पेयर लिखिए। वो लिखने का तरीका होता है a1x b1y c1 इक्वल टू 0। ये मैंने लिखा एक लीनियर इक्वेशन, इसमें दो वेरिएबल हैं, वेरिएबल x और y, और a b c क्या है, ये तीनों रियल नंबर है। फिर मैंने दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखी a2x b2y और c2 इक्वल टू 0। ये दो आपकी लीनियर इक्वेशन है, इन्हीं को हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल जिसको हम चर बोलते हैं वो है x और y, और यही x और y को हम क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, यही हमारे आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। क्या होते हैं, हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जब हम इस लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में दिखाएंगे तब हम क्या करेंगे, तब हम x और y की वैल्यू ही उसमें डाल लेंगे। ठीक है, अब ये हमारे दो लीनियर इक्वेशन आगे हैं, इसमें वेरिएबल है x और y। a b c क्या है, रियल नंबर है।
ठीक है जी। अब इनके सॉल्यूशन की बात करते हैं। आपने लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं बहुत सारी। अब वो किस तरीके से है आइए उसके बारे में एक बार समझते हैं। अब ऐसे है, बस ये है हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसमें एक्स और वाई वेरिएबल है, ए बी सी आपके रियल नंबर है। अब यहाँ पर क्या क्या होगा वो तीन सिचुएशन एक बार समझिए आप, यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पहला, अगर मैं आपको सिर्फ एल्जेब्रिक सिचुएशन बताऊं, आपकी दो इक्वेशन दे रखी होंगी ऐसे। अगर यहाँ पर a1 और a2 और b1 और b2 इनका रेशियो बराबर ना हो, a1 a2 यानी कि दोनों x के वेरिएबल और दोनों y के वेरिएबल का रेशियो बराबर ना हो, तो उसको हम बोलते हैं एक अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन उसको हिंदी में बोलते हैं एक अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है यहां पर x और y की एक यूनिक वैल्यू आएगी, और दूसरी भाषा में कहूं तो ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेदित। प्रतिच्छेदक लाइन बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। ठीक है, इसको हम, जो ये यूनिक सॉल्यूशन है ना, इसको हम संगत हल भी कहते हैं। संगत हल को एक और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसिस्टेंस सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन होता है ये इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं, अब इंडिपेंडेंट ही समझ लो आप फिलहाल। मुझे ये पता चला, मैं कई तरीके से इसके हल समझ सकता हूं। अगर a1 a2 x और y के जो कोफिशिएंट हैं उनके रेशियो बराबर नहीं है, तो मैं बता सकता हूं कि वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। दूसरा, उनका एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, एक अद्वितीय हल आएगा, उसको हम संगत हल, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन या फिर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अगर ये तीनों बराबर आ जाए, अगर ये तीनों a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों का रेशियो बराबर आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं अनेक हल। यहां पर x और y की ढेरों वैल्यू आएंगी, बहुत सारी वैल्यू आएंगी, इसको हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी बोलते हैं, संगत हल भी बोलते हैं। लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये आश्रित होता है, आश्रित हल। डिपेंडेंट, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं डिपेंडेंट सॉल्यूशन। ठीक है जी, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे के ऊपर होंगे, इस तरीके से ओवरलैप करेंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं संपाति। ठीक है, एक तीसरी सिचुएशन भी होगी हमारी, लास्ट सॉल्यूशन, लास्ट थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन ये इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे, अभी दिखाता हूँ आपको। लास्ट है आपका a1 और a2 और b1 b2 का सॉल्यूशन आपका, वो तो बराबर है, a1 a2 और b1 b2 का रेशियो तो बराबर है, लेकिन c1 c2 का बराबर नहीं है, तो इसका हम बोलते हैं तब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। एक्स और वाई का कोई मान नहीं आएगा, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, और इसको हम बोलते हैं, ये तो था कंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट है, असंगत है, असंगत हल बोलते हैं।
ठीक है जी। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। अब दो लाइनों को आप तीन तरीके से ही दिखा सकते हैं, या तो वो एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी, या इंटरसेक्ट करेंगी, या आपकी पैरेलल होंगी। इसको बोलते हैं समांतर रेखा। तब कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं होगा, एक्स और वाई का एक कॉमन सॉल्यूशन बताई, कॉमन वैल्यू बता ही नहीं सकते, क्योंकि इस पर एक्स वाई की वैल्यू लगाएंगे, इस पे लगाएंगे, तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। बस ये जो मैंने बताया है, इसको अगर मोटे मोटे तौर पर एक बार बता दूं आपको, तो आप इसको अगर याद कर ले तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्या यहां पर ये तीन चीजें आपने इस तरीके से याद रखनी है कि अगर आपकी एक पेयर है लीनियर इक्वेशन का जिसमें टू वेरिएबल है, अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, संगत हल बोलते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन बोलते हैं। और वहां पर a1 a2 और b1 b2 का रेशियो बराबर नहीं होगा। अगर वो तीनों रेशियो बराबर हो गए तो वो संपाती हो जाएंगी, रेखाएं एक दूसरे के ऊपर है, उसको हम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बोलते हैं कि बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। आपके कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होंगे संगत, इन दोनों को संगत हल बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई का मान आ रहा है। इसको हम आश्रित बोलते हैं, डिपेंडेंट हल बोलते हैं, इसको इंडिपेंडेंट हल बोलते हैं। तीसरी सिचुएशन ये है जहां पर एक्स और वाई की वैल्यू आएगी नहीं, a1 a2 b1 b2 तो बराबर है इनका रेशियो तो, लेकिन c1 c2 का बराबर नहीं है, इसको हम बोलते हैं कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होंगे, असंगत हल होंगे, और ये दोनों रेखाएं पैरेलल होंगी। अभी जो मैंने बीच में 15-20 मिनट की बात बताई है, इससे आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन लग जाएंगे। कैसे लगेंगे आइए लगा के देखते हैं एक बार। ये लीजिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म संगत हो, संगत मतलब कंसिस्टेंट हो, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, तो दोनों समीकरणों द्वारा प्रस्तुत रेखाएं होंगी। अगर संगत हल हो तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। संगत हल कब आता है, जब या तो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काट ले, या फिर वो एक दूसरे के ऊपर, एक्स और वाई के सॉल्यूशन तभी आएंगे। अब अगर मैं डायरेक्टली ऐसे बता देता आपको तो बिल्कुल समझ नहीं आता आपको, लेकिन वो पूरी स्टोरी बता दी है तो आपको पता है आपके संगत हल तब आएंगे जब वो इंटरसेक्टिंग होंगी, या फिर ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के पास। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। आगे है यदि बहुपद ए एक्स स्क्र प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो बी की वैल्यू बताओ। मैंने अभी बताया था आपको, अगर इसके रूट्स जो हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो आपका एम से दिखा देते हैं। ये आपका एक द्विघात बहुपद है, जनरल फॉर्म लिख दी मैंने इसकी, इसके नीचे इसको लिखा, ये लिखा, ये आपका इसके रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल तभी हो सकते हैं जब ए और सी बराबर हो, पी और एम बराबर। मैंने ए और सी को पी और एम लिख दिया, तो पी की वैल्यू है मेरी 1 और एम की वैल्यू है -b, मैंने उल्टा कर दिया, एम की वैल्यू 1 है, पी की वैल्यू -b है, ये उधर चला जाएगा, बी की वैल्यू -1 आ जाएगी, ये तो पहले बता चुका था मैं। ये रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल तभी होंगे जब ए और सी बराबर होंगे। ये फिर वही आ गया समीकरण युग्म, आपके दो लीनियर पेयर है, आपका दो इक्वेशंस हैं, एक ये है और एक ये है, का हल क्या हल होगा यदि a1 a2 b1 b2 का रेशियो बराबर नहीं है। अगर इनका रेशियो बराबर नहीं है तो एक अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, बता चुका हूं भाई। मैंने इसीलिए वो सारी चीजें एक बार बताई थी ताकि कुछ क्वेश्चन करें हम तो आपको कंफ्यूजन ना हो। समीकरण दे रखा है ये, के लिए x का मान 1 है, y का मान 2 है, तो a का मान बताओ। x और y का मान रख दो यहां पर, a का मान 10 आ गया। ये लीजिए भाई, आज 25 क्वेश्चन ही करते हैं, ठीक है,
क्योंकि इससे ज़्यादा फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आराम से सेगमेंट में करेंगे ताकि चीज़ें बहुत बेहतर हों। दोस्तों ऐसा लगता है मैंने इतनी चीज़ें आपको बता दी हैं कि डेफिनेटली आपको ये पेपर ढंग से समझ आ रहा होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो आप मेरे साथ पूरा मैथ कर सकते हैं। आपका पूरा कोर्स कंप्लीट है। आप एग्जाम से पहले आपका कंसेप्ट और प्रैक्टिस दोनों कर सकते हैं मेरे कोर्स में जुड़कर। और अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी। थैंक यू दोस्तों।